वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज मैं उपस्थित हूँ जो पिछली क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि गांव किसे कहते हैं, उसके बाद कस्बा किसे कहते हैं। और उसी सीरीज में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नगर के लिए। नगर किसे कहते हैं, नगर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण क्या है नगर का और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ग्रामीण समुदाय बने, मतलब आदिम समाज से जैसे ही सभ्यता का दौर शुरू हुआ तो कबीलों से निकल के जो मनुष्य था वो एक जगह स्थिर हुआ, अर्थात कृषि का विकास हुआ। और पहली बार जब व्यक्ति को भरपेट भोजन मिला और कुछ सरप्लस भोजन हुआ तो उसने अपने उस वर्ग में से ही कुछ वरिष्ठ लोगों के लिए ये जिम्मेदारी दी कि भाई अब आप सोचिए कि हम और अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो इसी तरीके से गांव बने, गांव से फिर कस्बा बने और कस्बा से नगरों का निर्माण हुआ। तो नगर की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा दे पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोग करते हैं। कई समाजशास्त्री हैं जिनके नाम इसमें लिए जा सकते हैं, जैसे ल्यूमिस है, दुर्खीम है, लुइस विर्थ है और बर्गेल हैं। तो इन्होंने नगर की परिभाषाएं दी है और नगर के बारे में अपना जो मत है वो इसमें दिया है। तो देखो, नगर का अर्थ उन स्थानों से है जहां व्यक्ति कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में लगा हुआ है। ये समझ लीजिए। पहला, यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है, अर्थात गांव और कस्बों से जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक होता है। दूसरा, जो नगर है उनका एक जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो भी एकदम अलग होता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि नगरीय समाज को ग्रामीण समाज से पृथक करने का वास्तविक आधार सामाजिक संबंधों, व्यवसायिक संरचना तथा पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली भिन्नता है। नगर क्या है, ऐसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को यहाँ पर रखेंगे। जैसे बर्गेल कहते हैं कि नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों में व्यस्त हों, अर्थात कृषि न करके कृषि के अतिरिक्त जो भी व्यवसाय किए जाते हैं उन व्यवसाय को करते हो, तो उस परिक्षेत्र को हम नगर कहेंगे। ये परिभाषा दी है बर्गेल ने। दूसरा, एक लूमिस हुए हैं, सीपी लूमिस, वो कहते हैं कि नगर एक ऐसा समाज है जिसे अन्य समाजों से जनसंख्या के आकार, उसका घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों की भिन्नता जैसी विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। तो ये जो सोशल रिलेशंस है उसको भी अपनी परिभाषा में इंक्लूड करते हैं। अर्थात ग्रामीण समाज में जो सामाजिक संबंध होते हैं वो प्राथमिक होते हैं और नगरीय जो समाज है वहां पर जो सामाजिक संबंध होते हैं वो प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक संबंध वहां पे पाए जाते हैं। इसी तरीके से दुर्खीम ने थोड़ा सा और स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अर्थात इस कथन के द्वारा दुर्खीम ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नगर को सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक एकता के एक विशेष प्रकार के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरह हमारे सावयव अर्थात शरीर रचना के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी तरह नगर में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण एक ऐसी दशाएं हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के कारण ही नगर में हित प्रधान, द्वितीयक तथा औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो लुइस विर्थ की भी एक परिभाषा को यहां पर देख लेते हैं। लुइस विर्थ कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। अर्थात इस परिभाषा में जो लुइस विर्थ है वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि नगर एक समुदाय के रूप में, मतलब नगर को एक बड़े समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब केवल समाज के रूप में नहीं
वो उसको एक विस्तृत या विशाल समुदाय के रूप में उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा इसका नगरों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। तो नगरों के वर्गीकरण के बारे में एक वर्गीकरण आता है ममफोर्ड का। ममफोर्ड ने 5 प्रकार के नगर बताए। पहला नगर उन्होंने बताया कि पहले होते हैं आरंभिक नगर, मतलब जो प्रारंभ में बनते हैं, अर्थात कस्बा से थोड़े से उनका स्वरूप कुछ बड़ा होता है, तो उसको उन्होंने कहा आरंभिक नगर। दूसरे उन्होंने कहा कि मध्यम नगर, जिसको मैं मतलब आरंभिक नगर को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं इकोपोलिस। मध्यम नगर को कहते हैं पोलिस। इन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने के कारण हुआ, मतलब गांव बड़े हुए तो ये नगर अस्तित्व में आए। तीसरे नंबर का उन्होंने बताया उसको कहते हैं महानगर, मेट्रोपोलिस। उन्होंने कहा कि जब एक ही स्थान पर यातायात, पीने का पानी, उत्पादन के लिए कच्चे माल, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, व्यापार के लिए समुचित वातावरण तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं साथ साथ उपलब्ध हो जाती हैं, उसको महानगर कहते हैं। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये होते हैं विराट नगर। विराट नगर में मतलब उसको कहते हैं मेगापोलिस। मेगापोलिस के अंतर्गत उन्होंने बताया कि इनका आकार महानगरों से भी बड़ा होता है। व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होने के साथ साथ यह सैन्य शक्ति का भी केंद्र होते हैं। उन्होंने बताया कि इनमें आर्थिक विषमताएं अपनी चरम सीमा पर होने के साथ ही निवासियों के जीवन में बहुत व्यस्तता देखने को मिलती है। भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, इन नगरों को उन्होंने विराट नगर माना है। ये विराट नगर होते हैं। 5वें नंबर पर उन्होंने कहा समस्या मूलक नगर, अर्थात टायरानोपोलिस। उन्होंने कहा कि मतलब ममफोर्ड ने यह माना कि इन नगरों को विशाल नगरों के एक आगामी चरण के रूप में स्पष्ट किया जाता है। नहीं, जो विशाल नगर जो होते हैं ना, जब वो बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जब विशाल इन विराट नगरों का जो स्वरूप है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब यहाँ विभिन्न प्रकार के अपराधों, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, वेश्यावृत्ति, आर्थिक विषमताओं, बेकारी और बीमारी का ये केंद्र बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि के बाद इन नगरों में जनसंख्या कम होने लग जाती है। मतलब लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता, अधिकांशतः यहाँ पर गलत सलत काम होने शुरू हो जाते हैं, ये गलत कामों के अड्डे के रूप में प्रचलित हो जाते हैं, तो लोग वहां पे फिर लोग जाते नहीं और वहां से लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। फिर एक और उन्होंने बताया 6ठे नंबर पे, उन्होंने कहा एक नगर होते हैं उनको कहते हैं मृत प्राय नगर, अर्थात नेक्रोपोलिस। उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में सभी बड़े बड़े नगर अंततः कब्रिस्तान में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब उन्होंने थोड़ा इसमें इतिहास के 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं और ये बताने का प्रयास किया है कि एक सीमा तक तो ये नगर बढ़ते जाते हैं और जब बहुत बढ़ जाते हैं तो फिर इनका पतन शुरू हो जाता है और फिर ये खत्म हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे इतिहास में कई सारे नगर देखे गए हैं जो पहले बहुत विशाल नगर के रूप में थे और बाद में फिर वो मतलब खत्म हो गए, बिल्कुल उनका अस्तित्व ही मिट गया। तो इस तरीके से उन्होंने 6 भागों में इनको बांटा है। एक और समाजशास्त्री हुए हैं मैकेंजी। मैकेंजी ने नगर को 4 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने 4 तरह के नगर बताए। उन्होंने कहा कि एक नगर होते हैं प्राथमिक सेवा वाले नगर, दूसरे होते हैं वाणिज्य प्रधान नगर, मतलब जहां पर व्यापार होता है, तीसरे होते हैं औद्योगिक नगर जहां पर इंडस्ट्री होती है, मतलब बहुत सारी मतलब फैक्ट्रियां होती हैं लगी हुई, और चौथे होते हैं मिश्रित नगर जहां पर ये सारी चीजें मिली जुली पाई जाती हैं। इसी तरीके से एक समाजशास्त्री हुए हैं रीमर, एस रीमर। उन्होंने 5 रूप बताए नगरों के। एक उन्होंने बताया संस्था प्रधान अथवा धार्मिक सांस्कृतिक नगर, जहां पर मतलब संस्कृति के केंद्र होते हैं, धर्म के केंद्र होते हैं, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, इस प्रकार के नगर। दूसरे उन्होंने बताया व्यापारिक नगर, जहां से अधिकांशतः विदेशों के लिए व्यापार किया जाता है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है। तीसरे उन्होंने बताया औद्योगिक नगर, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी होती है, फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे कानपुर है। इस तरीके के तमाम नगर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर उन्होंने बताया महानगर, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है। इसी तरीके से 5वां उन्होंने बताया था पर्यटन नगर, मतलब जहां पर मतलब पर्यटन ही प्रमुख व्यवसाय के रूप में होता है। इस तरीके से उन्होंने 5 प्रकार नगरों के बताए हैं। और अंत में थोड़ी जो विशेषता है उनकी बात कर लेते हैं। नगरों की जो विशेषताएं होती हैं, तो वो नगरों की विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है जनसंख्या का आधिक्य। मतलब यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है,
दूसरी विशेषता होती है इसमें जनसंख्या में विभिन्नता, मतलब जनसंख्या एक तरह की नहीं होती, अनेक तरह की जनसंख्या वहां पर निवास करती है। तीसरी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आता है आर्थिक क्रियाओं के केंद्र, अर्थात बहुत सारे बिजनेसेस, व्यापार यहां से चलते हैं, नगरों से चलते हैं। चौथी विशेषता, विभिन्न आर्थिक वर्ग इसमें पाए जाते हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च आर्थिक वर्ग, इस तरीके से कई सारे वर्ग यहाँ पे पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता है स्थानीय पृथक्करण, और छठी विशेषता है इसकी द्वितीय संबंधों की प्रधानता, अर्थात यहाँ पर प्राथमिक जो संबंध है वो न होकर के द्वितीय संबंध पाए जाते हैं। सातवीं अगर विशेषता की बात करें तो इसमें सामाजिक समस्याओं का केंद्र, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी पाई जाती है। आठवां नंबर व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बहुत होती है। नवीं विशेषता में आप बता सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। और 10वीं जो विशेषता है इसकी, वो उसमें आता है हित प्रधान सहनशीलता। इसी तरीके से एक और विशेषता आप लिख सकते हैं 11 नंबर, उसको कहते हैं शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन। मतलब जैसे गांव का जो जीवन है सादा जीवन होता है, वहां के व्यक्ति को आप जो भी कह देंगे वो बात मान लेता है। वो नगरों में ऐसा नहीं होता। नगर का व्यक्ति मतलब शिक्षित होता है और वो तर्क प्रधान होता है, अर्थात बात अगर आप कोई उसको बात बताएंगे तो उसके लिए उसके को आपको बताने के लिए फैक्ट देने पड़ेंगे, तथ्य देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।